हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 16 जून जो करंट अफेयर और पीआईबी नोट्स आते हैं इनसाइट के। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए टॉपिक क्या है। जीएस पेपर 1 यूनिट आप देख ही रहे हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल जिनका जन्म कब हुआ था 1897 में 11 जून को। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था तो यूपी का शाहजहाँपुर का एक गुमनाव गाँव था, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। तो ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल कम उम्र में ही जो है आर्य समाज से जुड़ गए थे। उसके अलावा बिस्मिल ने जो औरैया का एक स्कूल शिक्षक गेंदा लाल दीक्षित इनके साथ अपने जो संगठन थे क्या थे मातृवेदी शिवाजी समिति, इसको मजबूत करने के लिए इटावा मैनपुरी आगरा शाहजहाँपुर जिले को युवाओं को संगठित किया था। ठीक है, ये यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा मातृवेदी और शिवाजी समिति ये किसकी थी, राम प्रसाद बिस्मिल की। ठीक है, मैचिंग में आ जाता है हिस्ट्री में प्रीलिम्स में। उसके अलावा देखिए इन्होंने जो है सरकारी खजाने को लूटा था। इन्होंने जो है जो क्रांतिकारी संगठन थे उनको उनके लिए धन जुटाने के लिए सरकारी खजाने को लूटा। उसके अलावा देखिए 1918 28 जनवरी को इनकी एक जो वो थी पत्रिका थी देशवासियों के नाम, ये इन्होंने प्रकाशित की। और जो इनकी पहले से पत्रिका थी मैनपुरी की प्रतिज्ञा, इसके साथ जो है इसको वितरित किया देशवासियों के नाम। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो है कांग्रेस से नाराज़गी थी जिसके चलते इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA को जो है बनाया। और उसके बाद इसमें जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर शेखर जो आज़ाद जैसे नेता थे वो भी शामिल हो गए थे। ठीक है, तो HRA किसने बनाया, राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगर संबंधित घटनाएं देखें तो 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में इन्होंने भाग लिया। 9 अगस्त 1925 को जो है जो बिस्मिल थे उन्होंने अशफाक उल्ला खान और अन्य साथियों के साथ लखनऊ के निकट जो काकोरी में ट्रेन है उसको लूटने की योजना को अंजाम दिया था। ठीक है, ये इसमें थे काकोरी जो षड्यंत्र था, काकोरी जो ट्रेन में लूटा था। ठीक है, उसके बाद विचारधारा अगर इनकी देखें तो इनकी विचारधारा जो महात्मा गांधी जी थे उनके बिल्कुल अपोजिट में थी। ठीक है, इनका मानना था कि स्वतंत्रता अहिंसा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए जो राजघाट है तो यहाँ पर 1927 को जो है 19 दिसंबर 1927 को जो गोरखपुर जेल थी उसमें उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। और राप्ती नदी है जो उसके तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है, इसी स्थान को बाद में क्या कहा गया, राजघाट कहा गया। ठीक है, तो ये बस इतना ही है। उसके बाद अगला टॉपिक जीएस पेपर 2 से है। यूनिट आप देख ही रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इतालवी नौसैनिक है उसके खिलाफ आपराधिक मामला बंद। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है दो मछुआरों को इन्होंने मार दिया था जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इटली के मतलब थे, ये इटालियन थे लोग थे जिसे हिंदी में इतालवी कहते हैं। तो उसके अंतर्गत जो है इन्होंने इस मामले को मतलब जो गिरफ्तार किया था इनको जो है बंद कर दिया। ठीक है, इस मामले को इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले हैं उसके अनुसार मतलब जहाँ का वो नौसैनिक होगा जिस देश का, वहाँ पे उस पर जो है मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, शीर्ष अदालत ने 2012 में जो केरल तट है उसके पास हुई जो समुद्री गोलाबारी थी उसमें मारे गए जो मछुआरे थे उनके परिजनों को इटली गणराज्य द्वारा, जो इटली गणराज्य था उन्होंने उसको 10 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी थी जिसको बाद में सरकार ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, देखिए उसके बाद जो अनुच्छेद 142 है इसके अंतर्गत जो भारत सरकार है उसने जो शीर्ष न्यायालय में जो इन पर मुकदमा चल रहा था उसको रद्द करने के लिए जो अनुच्छेद 142 था जिसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी असाधारण शक्ति का प्रयोग करके इसको मतलब ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो जो ये आपराधिक मुकदमा है वो जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये किसके अकॉर्डिंग है तो संयुक्त राष्ट्रीय समुद्री कानून संधि के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है इसके तहत ये मामला भारत के अंदर नहीं आता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा सुनाया गया जो फैसला है उसके बारे में देखते हैं। तो 3:2 का जो वोटिंग हुई है 3:2 उसके नज़दीकी वोट के साथ अधिकरण ने फैसला सुनाया कि जो इतालवी नौसैनिक है उसको संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि जो UN क्लॉज है उसके तहत इतालवी राज्य अधिकार के रूप में राजनयिक प्रतिरक्षा हासिल थी। ठीक है, तो इस मामले में जो अधिकरण है उसने क्या कहा कि भारत को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये फिगर दे रखा है, इसमें आप अगर पढ़ना चाहें क्या क्या घटनाक्रम हुआ था 2012 से और अभी तक का घटनाक्रम 2020 तक का 2 जुलाई का, तो आप इसे थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कब उन्हें पकड़ा गया उन दोनों को, उनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, और जो वहाँ पे मछुआरे मर गए थे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, तो ये पॉज करके आप जो है थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका सम्मेलन हुआ है। तो सम्मेलन कौन सा सम्मेलन हुआ है, 42वां सत्र का आयोजन किया गया। ठीक है, यह पहली बार है जब उसको वर्चुअल मोड पर आयोजित किया गया। अगर सम्मेलन के बारे में देखें थोड़ा सा तो
तो ये जो है 2 साल में एक बार आयोजित होता है और FAO का जो है सर्वोच्च शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है। उसके अलावा तो इस सम्मेलन में क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, तो जो संगठन की नीतियों का निर्धारण है, ठीक है, बजट के लिए मंजूरी होगी, खाद्य एवं कृषि मुद्दों पर जो सदस्य हैं उनके देशों के लिए सिफारिशें देना, ये सब महत्वपूर्ण कार्य इसमें किए गए, ठीक है। उसके अलावा रणनीतिक रूपरेखा 2022 से 31 की देख लेते हैं। तो इसका पर्पज़ क्या है, जो सतत विकास एजेंडा 2030 है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या-क्या जो है इसमें सुधार किए जाएंगे। तो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, बेहतर उत्पादन करना, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन के लिए कृषि खाद्य प्रणाली को अधिक कुशल, समावेशी, लचीला और संवहनीय प्रकार में परिवर्तन करना, ठीक है। उसके अलावा जो 4 बेटर्स हैं, ये 4 बेहतर हैं, इनका उद्देश्य क्या है, तो 4 कौन से, तो एक तो SDG, आपको पता ही है हमारे 17 गोल हैं। SDG 1 निर्धनता उन्मूलन जिसमें है, SDG 2 में भुखमरी उन्मूलन, SDG 10 में असमानता में जो है कमी। तो इनके लिए जो FAO के जो संयोजन सिद्धांत है, इसको अभिव्यक्त किया गया, ठीक है। अब FAO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी उन्मूलन किए जाने वाले प्रयासों का नेतृत्व करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में है। स्थापना 1945 16 अक्टूबर। लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, लोगों तक सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच सुनिश्चित कराना है, ठीक है। अगर संक्षिप्त वर्णन देखें, जो मतलब इसमें जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो घोषित किया गया, तो सबसे पहले खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट इसमें दी गई है। उसके अलावा FAO में क्या होता है, 2 वर्ष में वैश्विक वन स्थिति का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा 1961 में जो क्या हुआ था, जो FAO और WHO है, इनके द्वारा खाद्य मानकों और जो इनके दिशा निर्देश थे, इनको विकसित करने के लिए एक कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग, ठीक है, तो इसका गठन किया गया था, ठीक है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग, ठीक है। उसके अलावा 1996 में क्या हुआ था, तो जो 1996 में FAO है, उसने जो विश्व खाद्य सम्मेलन था, वर्ल्ड फूड समिट थी, उसका आयोजन किया 1996 में। और इस शिखर सम्मेलन में जो रोम घोषणा है, उस पर हस्ताक्षर किए गए। तो रोम घोषणा में क्या था कि 2015 तक जो भूख से पीड़ित लोग हैं, उनकी संख्या को 1/2 हाफ कर देना, ठीक है। ये रोम घोषणा में हुआ था, जो कि 1996 में हस्ताक्षरित की गई थी। उसके अलावा 1997 में क्या हुआ था, जो FAO है, उसने भूख से लड़ने के लिए जो टेलीफूड है, संगीत है, खेल कार्यक्रम है और अन्य गतिविधि है, इनको एक अभियान की तरह शुरू किया था। मतलब इनको आयोजित करते थे, जो इसमें पैसा आता था उससे भूख से लड़ते थे, ठीक है। उसके अलावा देखिए 1999 में इन्होंने क्या शुरू किया था, सद्भावना राजदूत कार्यक्रम FAO ने, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो 1 अरब लोग भरपूर खाद्य सामग्री होने के बावजूद भी, मतलब उनमें खाने का सामान है, फिर भी जो है वो भूख और जो कुपोषण है उससे पीड़ित व्यक्तियों की ओर जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित करना था, ठीक है। उसके अलावा 2004 में जो है तो इसके अंतर्गत क्या है, जो भोजन के अधिकार हैं, वो संबंधित दिशा निर्देश को जो है अपनाया गया था। तो इस गाइडलाइंस में क्या बताया गया कि जितने भी जो राष्ट्र हैं, उनके लिए भोजन के अधिकार संबंधी दायित्वों को पूरा करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया, ठीक है। उसके अलावा जो 1952 है, इसमें जो है IPPC इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, इसको गठित किया गया, ठीक है। ये सब मतलब या तो लर्निंग फैक्ट है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं, सीधा याद करने वाली चीज़ है कि इसमें ये किया था, इसमें ये किया था। उसके अलावा 29 जून 2004 को जो है इन्होंने जो सीड ट्रीटी है, ठीक है, सीड ट्रीटी को लागू किया था, ठीक है। सीड ट्रीटी है क्या, जिसे हम इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ट्रीटी ITPGRFA, इसको लागू किया था 2004 में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के जो जोहान्सबर्ग है, उसमें सतत विकास पर जो है विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान जो 2002 है, उसमें विश्व स्तर पर जो है महत्वपूर्ण जो कृषि विरासत प्रणाली है, उस भागीदारी पहल की अवधारणा घोषित की थी, ठीक है। ये सारे कार्य जो FAO के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। इन फ्यूचर मान लीजिए अगर मेंस में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए ऐसा FAO के ऊपर लिखने के लिए, तो इसमें से ज़रूरी नहीं है 10 के 10, अगर आप 3 या 4 पॉइंट भी लिख देंगे मेन मतलब जो रिसेंट में हुआ, जैसे 2002 में हुआ, 2004 में हुआ, इस टाइप से 2-3 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो उससे काफ़ी मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए GS पेपर 3 की आप यूनिट देख ही रहे हैं, तो पासिफे
प्रोजेक्ट और इसका महत्व। तो पासिफे क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आकाश सर्वेक्षण परियोजना है, ठीक है। फुल फॉर्म इधर के पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो वैज्ञानिक हैं उनका लाखों तारों से निकलने वाला जो प्रकाश है उसमें होने वाला जो ध्रुवीकरण होता है, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं, उसका अध्ययन करना होता है। ध्रुवीकरण क्या होता है, जो प्रकाश का एक गुण होता है जो प्रकाश तरंगों के दोलन करने की दिशा को दर्शाता है, मतलब कहाँ पे ये ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अगर इसकी प्रक्रिया को देखें तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो उत्तरी और दक्षिणी आसमान को एक साथ देखने के लिए दो हाईटेक जो ऑप्टिकल पोलरीमीटर हैं उनका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये जैसे दिखा रखे हैं, तो यहाँ से मतलब नॉन पोलराइज लाइट उसके बाद यहाँ से निकली फिर यहाँ पे जाएगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में पोलराइज लाइट होगी जिसे एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सर्वेक्षण में, तो इसके अंतर्गत देखिए जो मेनली हमें मान लीजिए अगर प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन बनता है तो उसमें स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। उसमें आपसे इसकी प्रक्रिया कभी नहीं पूछी जाएगी, पूछा जाएगा तो ये क्यों किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि तारों की दूरी जो मेज़र करते हैं वो किससे करते हैं, GAIA उपग्रह से, ठीक है। GAIA उपग्रह से, ठीक है। उसके अलावा इसका जो यूज़ किया जाता है वो क्यों किया जाता है, तो जो इनका संयोजन करके जो खगोलविद है जो WALOP मतलब वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल जो पोलरीमीटर है उसके नामक एक अत्याधुनिक पोलरीमीटर उपकरण के द्वारा जो है विस्तृत आकाश क्षेत्रों के अंतर तारकीय माध्यम की पहली जो देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र टोमोग्राफी मैपिंग, ठीक है, ये करेंगे। क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड टोमोग्राफी मैपिंग, इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये करने के लिए, ठीक है। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो उत्तरी और दक्षिणी आसमान है उसको एक साथ देखने के लिए दो हाईटेक इनका यूज़ किया जाएगा, और सर्वेक्षण में जो है काफ़ी धुंधली तारों से निकलने वाले प्रकाश के ध्रुवीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन्हें देखा जाएगा जो ये पोलराइज रे हैं ये तारे बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं और अभी तक इनके ध्रुवीकरण संकेतकों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब भी आप आर्टिकल को देखते हैं तो ये देखिए कि इसमें से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन कहाँ से सकता है, ठीक है। कभी भी प्रोसेस पे तो बनेगा ही नहीं। उसके बाद देखिए परियोजना का अगर महत्व देखें हम, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड है उसके तीव्र जो स्फीतीकरण चरण है उसके दौरान उत्सर्जित जो हमारी CMB है जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण है उसके एक अल्पांश के चिन्ह एक विशिष्ट प्रकार के ध्रुवीकरण पर मिलने चाहिए, ठीक है। मतलब हम अलग अलग जैसे 4 जगहों पे जो है इसे इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। मतलब जो हमारी मिल्की वे है, जो हमारी आकाशगंगा है, उसमें जितने भी धूल के जो पार्टिकल होते हैं ना, ठीक है, उनके मतलब काफ़ी बड़े मात्रा में ये है ना, और काफ़ी बड़ी हमारी आकाशगंगा, तो उनके धूल के जो पार्टिकल हैं उसको मतलब हम पता करने के लिए जो हमारे यहाँ पे देखिए हम उसका तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि हमारी पहुँच नहीं है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। जी, जो मैग्नेटिक फील्ड टोमोग्राफी मैपिंग है उसका यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है, जिसको नाम क्या दिया गया, तो बी मॉडल सिग्नल के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए तो जो ये बी मॉडल सिग्नल है उनकी उत्पत्ति जो ब्रह्मांड स्फीति है उसके दौरान देखी गई थी, ठीक है। और देखी जाने वाली जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगे होती है इसके परिणाम स्वरूप मानी जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए हमारी अपनी आकाशगंगा है उसमें पाए जाने वाले जो धूल के विस्तृत बादल हैं उसके कारण इसमें मौजूदा जो भारी मात्रा में ध्रुवीकृत विकिरण और इन संकेतों को जो अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। संक्षेप में अगर फास्फाई की प्रोजेक्ट के तहत इन बाधाओं के प्रभाव का पता लगाने का जो है प्रयास किया जाएगा ताकि अंततः हम ब्रह्मांड की शुरुआत में घटित जो घटनाएं थी उनको जान सकें, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो अगला टॉपिक है, तो यूनिट आप देख रहे होंगे, मरुस्थलीकरण, भूक्षरण और सूखा, उस पर उच्च स्तरीय वार्ता, ठीक है, हाई लेवल डायलॉग। तो इसका संदर्भ देख लेते क्या है। तो हाल ही में जो भूमि का मरुस्थलीकरण हुआ है उसको रोकने के लिए और उसको अपने पहले रूप में लाने के लिए जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD इसके सहयोग से जो DLDD है उस पर जो है उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने UNCCD के जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है COP, ठीक है, इसके जो पक्षकार के सम्मेलन है उसके 14वें स्तर के अध्यक्ष हैं, ठीक है, COP14 जो है, तो स्वस्थ भूमि की आवश्यकता, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भूमि है उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो जो भूमि है वो हमारे समाज की क्या है, नींव है, और वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, भुखमरी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन और सस्ती ऊर्जा के लिए एक आधारशिला है, ठीक है। यह सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 की सफलता को आधार प्रदान करती है। अब इसके अंतर्गत चुनौतियाँ क्या हैं,
तो इसके अंतर्गत जो विश्व स्तर है उस पर जो पृथ्वी के स्थल क्षेत्र का जो पाँचवा भाग है, मतलब 1/5 भाग जो है, जो कि 2 बिलियन हेक्टेयर से अधिक है, उसका भाग क्या है, निम्नीकृत है। ठीक है, निम्नीकृत क्या होता है, मतलब डिग्रेडेशन, मतलब या फिर जिसे हम क्षय कहते हैं ना, ठीक है, गिरावट एक तरह से कहते हैं, मतलब नीचा एरिया है वो है, और इसी में जो है कुल कृषि भूमि का आधे से अधिक जो है भाग सम्मिलित भी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अगर हम मान लीजिए इसके लिए मैनेजमेंट के लिए जो मृदा प्रबंधन है उसकी पत्तियों में बदलाव नहीं करेंगे तो 2050 तक ये जो है 90% से अधिक जो भूमि वो निम्नीकृत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए भूमि जो शरण है, तो जो इससे क्या होगा, अगर भूमि जो शरण होती जा रही है, निम्नीकृत जो होता जा रहा है, उससे जो है पृथ्वी के स्थल भाग का जो 5वां भाग है, या फिर जो 2 अरब लोग जो है, अर्थात 40% वैश्विक आबादी, उसकी आजीविका पर क्या होगा, इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। इसके अलावा जो भूमि शरण है, इसकी वजह से क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, जैव विविधता क्षति की जो गति है वो तीव्र होती है, और सूखा, वनाग्नि, अनैच्छिक जो प्रवास है, जूनोटिक जो संक्रामक है, मतलब जो जानवर से लोगों में फैल रहा है रोग, ठीक है, उसके उद्भव के लिए ये एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। ठीक है, अब UNCCD के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में। यह करता क्या है, पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन, मतलब जो लैंड होती है उसका मैनेजमेंट करता है, उससे संबंध करने वाला कानूनी रूप से एक बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, ये बाध्यकारी कानूनी रूप से, ये याद रखिएगा। उसके अलावा यह जो है रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 के अंतर्गत प्रत्यक्ष सिफारिशों के अंतर्गत स्थापित एकमात्र क्या है, अभिसमय है। उसके अलावा अगर इसका फोकस क्षेत्र देखें तो सर्वाधिक जो संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है और मानव आबादी वाले जो हैं, ठीक है, जहाँ पे मानव मतलब रहते हैं, विशेष रूप से सूखे हुए अर्ध शुष्क या शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र, इनको संबोधित करता है, जिसे जो है शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, सूखी हुई भूमि के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा देखिए ये PIB की न्यूज़ थी जो हमने ऊपर पढ़ी, अगली जो उसकी वो है, ये यूनिट देख लीजिएगा, विविध रूप जो क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब इसके बारे में देख लेते हैं, तो संदर्भ में क्या दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो ये लॉ है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, इसमें जो एक धारा है 15 जो कि अस्पष्ट है, उसके परिभाषित करते हुए जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एक खंडपीठ में मतलब इन तीनों ही धारा को लागू करने पर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए। अब देखिए संबंधित प्रकरण है वो देख लेते हैं। तो जो नागरिकता विरोधी अधिनियम 2019 है, तो जो CA के मतलब दंगे होते हैं उसमें कुछ लोगों को जो है पकड़ा गया था, दिल्ली दंगों के आरोपी, उनको जमानत देते हुए यह मुद्दा सामने आया। ठीक है, इसमें से जो कुछ जो हिंसक रूप से परिवर्तित हुए थे उनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। तो UAPA की धारा 15, 17 और 18 इसके बारे में देखते हैं। तो अधिनियम की धारा जो 15 है वो आतंकवादी कृत्यों से संबंधित अपराधों को आरोपित करती है। ठीक है, जो धारा 17 है उसके तहत आतंकवादी जो कृत्य हैं उसके लिए अगर धन जुटाते हैं तो उस पर दंडित करने का प्रावधान किया गया है। जो 18 है उसके अंतर्गत जो आतंकवादी कृत्य करने हेतु साजिश आदि रचने, ठीक है, यहाँ पे धन, यहाँ पे साजिश अगर रच रहे हैं या आतंकवादी कृत्य करने हेतु तैयारी करने वाले किसी भी कार्य संबंधी अपराधों के लिए आरोपित किया जाता है। ठीक है, अदालत द्वारा की गई जो टिप्पणी है, तो आतंकवादी अधिनियम को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने जो ये केस था जो हितेंद्र विष्णु ठाकुर मामला, इसके रेस्पेक्ट में डेफिनेशन दी आतंकवाद की। तो वे गतिविधियां होती हैं जिनसे निपटना सामान्य दंड कानूनों के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता से बाहर होता है। ठीक है, मतलब अगर जैसे मेंस में क्वेश्चन आ जाता है आतंकवादी के ऊपर तो डेफिनेशन वहाँ पे देनी पड़ती है। ठीक है, तो कोई आप कॉपी में तो आपको मिलेगी नहीं, ऐसी न्यूज़पेपरों से जो है मतलब कलेक्ट करके नहीं चलना पड़ता है। ठीक है, तो जिनसे निपटना सामान्य दंड कानूनों के तहत कानून परिवर्तन एजेंसियों की क्षमता से बाहर हो। इसके अलावा जो आतंकवादी होता है एक ऐसा अपराधी हो सकता है, हर आतंकवादी एक अपराधी हो सकता है लेकिन हर अपराधी को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये उसी केस में कहा गया था जो हितेंद्र विष्णु ठाकुर निर्णय था। उसके अलावा देखिए जो आतंकवादी कृत्यों की जो तुलना है वो राज्य में सामान्य कानून व्यवस्था की जो समस्या है उससे नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब आतंकवादी अलग हो जाता है, जो सामान्य जो समस्या कानून राज्य की वो अलग हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो ये अधिनियम है आतंकवादी, उसको जो है IPC जो धारा है उसके तहत पारंपरिक अपराधों के अंतर्गत आने वाले मामलों में लापरवाही से लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस फैसले के जो निहितार्थ है वो देख लेते हैं। तो इस फैसले के अंतर्गत जो आतंकवादी होता है उसको मतलब हिरासत में लेने के लिए जो मानदंड होते हैं उनको ऊंचा कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा
जो ऐसे मामले हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं उसको कथित दुरुपयोग की ओर संकेत किया है, मतलब इसका दुरुपयोग ना किया जाए, ठीक है। उसके अलावा तो जो ये मामला बार बार यूज़ किया जा रहा है उसके लिए सतर्कता जो है उस जो हाई कोर्ट है उसने दी है। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया, जैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के खिलाफ यूज़ किया गया, इसे जम्मू और कश्मीर में प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले, मणिपुर में जो पत्रकार थे तथा अन्य लोगों के खिलाफ, उसके अलावा विस्तृत श्रेणी के जो कथित अपराध है उसके लिए। उसके अलावा देखिए जो राज्य हैं उनके द्वारा भी इस प्रावधान का जो उपयोग है वो करने में तीव्र वृद्धि को देखा गया। तो इसके लिए अदालत द्वारा व्यक्त की गई जो सतर्कता है अति महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो प्रीलिम्स फैक्ट है ओडिशा का रज पर्व उत्सव। तो यहाँ पे जो है 3 दिनों तक ये मनाया जाएगा। तो यह उत्सव जो है धरती माता जो हमारी भूमि देवी होती है और महिलाओं के लिए समर्पित है, रज पर्व, ठीक है। धरती माता और महिलाएं, ठीक है। इस पर्व के जो पहला दिन होता है उसमें पहिलो रजो, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को भूदाहा अथवा बासी रजा कहा जाता है, ठीक है। चौथे और अंतिम दिन त्यौहार का जो है समापन वसुमती स्नान अथवा भूमि देवी के स्नान के रूप में किया जाता है, जिसे जो है वसुमती गढ़ुआ कहा जाता है, ठीक है। यह पर्व ग्रीष्म ऋतु गर्मियों की समाप्ति और मानसून के आगमन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति और मानसून का आगमन, रज पर्व। उसके लिए देखिए भारत के लिए ऑक्सीजन परियोजना, तो इसके अंतर्गत क्या है, तो इसमें जो हमारी जो चिकित्सा ऑक्सीजन है उसकी मांग में हुई जो वृद्धि है उसको पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हितधारकों को ये समर्थ बनाएगी, ठीक है। उसके अलावा दक्षिणी महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता, ठीक है। अभी तक 4 थे, अब हमारा 5वां आ गया, साउदर्न ओशियन, ठीक है। तो दक्षिणी महासागर एकमात्र ऐसा सागर है जो 3 महासागर को स्पर्श करता है, मतलब हमारा हिंद महासागर के नीचे क्या है, ये दक्षिणी जो महासागर है जो कि जो एक महाद्वीप को पूरी तरह से घेरता है, ठीक है। इसकी उत्तरी सीमा जो है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को स्पर्श करती है, जो 60 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पे इसकी जो उत्तरी सीमा है वो स्पर्श करती है। दक्षिणी महासागर को 34 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित आर्कटिक जो परिध्रुवीय, मतलब हमारे साउथ पोल पे जो है ये अंटार्कटिक जो परिध्रुवीय धारा है उसके द्वारा भी परिभाषित किया जाता है। यह धारा अंटार्कटिका के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी वर्ष 1937 में इसे मान्यता दी गई थी, पर 1953 में इसे निरस्त कर दिया गया था। उसके अलावा देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, तो इसके अंतर्गत क्या है, जो वर्ल्ड गिविंग जो WGI है वो CAF जो चैरिटेबल एंड फाउंडेशन इसके द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। तो WGI किसके द्वारा प्रकाशित होता है, CAF, ठीक है। कई बार हमें ऐसे ही याद रह जाता है WGI CAF, ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में अगर आ जाए तो। यह रिपोर्ट दुनिया भर में धर्मार्थ जो प्रयास है उससे संबंधित दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है, ठीक है। तो इसका जो पहला संस्करण था वो 2010 में जारी किया गया था। यह रिपोर्ट जो दान करने की प्रवृत्ति है उसके 3 पहलुओं का अवलोकन करती है, ठीक है। किसी अजनबी की मदद करना दान करते टाइम, धर्मार्थ हेतु दान किया गया धन, किसी संगठन के लिए दिया गया स्वैच्छिक समय। तो नवीनतम निष्कर्ष क्या है, तो इंडोनेशिया जो है विश्व का सर्वाधिक उदार जो देश है वो बन गया, ठीक है। इस साल के जो सर्वाधिक उदार शीर्ष 10 देश हैं उसमें केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है उच्च आय वाले देश हैं, बाकी सब क्या है निम्न आय वाले, निम्न मतलब मध्यम आय वाले हैं। भारत 14वां सबसे बड़ा धर्मार्थ देश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो चैरिटेबल फंड फाउंडेशन, ठीक है। तो बस इतना ही वीडियो है, छोटा ही था आज ये जो है। तो तब तक के लिए आप क्या कीजिए, अगर टाइम मिलता है तो कोना निकालिए, बुक निकालिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।